वो एक बार वो फंक्शन रिकॉल करना पड़ेगा आपको। क्या था वो फंक्शन? हाँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स था या तो जी ऑफ एक्स, जो भी है। कितना था वो? एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर ऑफ। यार इस फंक्शन को प्लॉट तो कर लिया था ना मैंने। अलग अलग प्लॉट किया था। मिनिमम बोल रहा है, मैक्सिमम कह रहा है। तब क्या किया था फिर उसके बाद? नेगेटिव वैल्यू। तो इस फंक्शन को हम निकाल रहे हैं फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो हमारा मॉडिफाइड फंक्शन, जिसको मैं एफ वन ऑफ एक्स कह रहा हूं, वो फंक्शन नहीं है। कितना आ गया ये? एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर ऑफ। यहां तक तो बताया होगा आपको, है ना? इसके बाद वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो। दैट मीन्स इसका देखो, वो एफ ऑफ एक्स है, ये नया फंक्शन है, राइट? तब डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ वन ऑफ एक्स प्राइम रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स लैग्रेंज रिप्रेजेंटेशन। एक्स क्यूब को वैसे ही रहने दो, आगे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो। अब ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स को वैसे ही रहने दो और आगे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो। इनटू क्या? ओके, ये तो स्लोप है। इसी को हम ये कहा करते थे ना। अरे कहिए ना जरा। और यही क्या है? हाँ, स्लोप जीरो मतलब स्टेशनरी पॉइंट की वजह से। फॉर कैलकुलेशन ऑफ, वी हैव डन दिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? क्या? पॉइंट नहीं याद है? स्टेशनरी पॉइंट। और वो स्टेशनरी पॉइंट कैन बी मैक्सिमा, कैन बी, बट ये मिनिमा ही निकलेगा। रीजन बता दिया था मैं। ग्राफ बनवाया था। तो एक पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, और एक नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आ रहा होगा। ये तो हम जानते हैं। तो ग्राफिकल बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, हमको पता चल गया अभी। इक्वल टू जीरो रखो, फिर ई रेज़ टू द पावर ऑफ एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है क्या बेटा? आगे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? हम्म। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? जीरो। ये वाला टर्म जीरो कब होगा? व्हेन एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर हम ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स को जीरो कहेंगे, तो एक्स कितना हो जाना चाहिए उसके लिए? माइनस इन्फिनिटी। तभी तो जीरो हो पाएगा, हाँ या ना? अंदर वाले को एक बार चेक करते हैं। कितने रूट्स आएंगे पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है। बताओ। कुछ कॉमन ले सकते हो? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। आगे? एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देखो एक बार। फिर क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो तीन रूट्स आना चाहिए। तो पहला वाला रूट बताओ। एक्स टू बताओ। और लास्ट एक्स बताओ, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। तो माइनस थ्री ही तो आंसर था। एक बार डबल डेरिवेटिव लेकर आप तीनों पॉइंट पुट करो फास्ट, अभी। फिर जाके हम आगे चलेंगे। डबल डेरिवेटिव लेना है आपको। समझ में आया? तो पहला डेरिवेटिव तो हम ले चुके हैं। डबल डेरिवेटिव में आपको एक बार जीरो रखना है और एक बार माइनस थ्री रखना है, और हम अगर हम चेक करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। आ रहा है? हाँ देखो। जूम कॉल क्यों कर रहे हैं इन लोग? सेटिंग नहीं चेंज किया तो इसमें ही कर रहे थे लोग। बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। वीडियो कॉल कर रहा है। लड़का है लड़की पता नहीं,
काश लड़की होती। क्या मतलब है यार। हम पता है कि ना, मैं एक्चुअली सेटिंग्स चेंज करके नहीं आता, क्योंकि सर ने यहाँ पे कहा था होस्ट टूल्स में जाकर कर देना। मैं चल ठीक है, बच्चे पढ़ने वाले सब के सब। गिबली आर्ट। टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, अब लग रहा है मैथमेटिकली तो साउंड हो चुका हूं मैं। अच्छा, सिद्धार्थ सर नहीं है। हम्म, हम्म। यार डबल डेरिवेटिव लो और वो वैल्यू पुट करो आप। पॉजिटिव आ रहा है। किस पे? तो अभी आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग इसके आगे। लिखो, कंसिडर और स्टार मार्क द न्यूमेरिकल फर्स्ट। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल। कंसिडर द सीक्वेंस। स्टार मार्क द न्यूमेरिकल और उसके आगे लिखो, कंसिडर द सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0.5 एक्स ऑफ एन माइनस वन प्लस वन फॉर एन स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू थ्री एंड सो ऑन, विथ एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है आपको 0। आगे लिखो, देन लिमिट n approaching towards infinity xn is। हम पहले इसको एनिटी के रूप में सॉल्व करते हैं और फिर बाद में हम इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी सही है? यही था ना आपका डाउट बेटा? आपको याद नहीं है, मुझे याद रहता है। यही तो था आपका डाउट। कोई बात नहीं, रिलेट कर लेना, यही डाउट है आपका। लास्ट क्लास में जो आपने पूछा था ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। 10 टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये तो आपका सेकंड डाउट था। मैंने कहा था ना सीरीज जनरेट करने से करेंगे। ओके। नहीं, क्या वो 3 डाउट पूछा था फिर तो आपने? आपको याद नहीं है, मुझे याद है। स्टार्ट करो। देखो, मैं आपको हिंट देता हूं, मुझे सीरीज चाहिए होगा। देखो, वन से स्टार्ट हो रहा है ना, वन से ही तो पुट कर सकते हो वैल्यू, क्योंकि बिकॉज एक इनिशियल कंडीशन गिवन है। इसको आप अलग से हाईलाइट करके लिख लो कि ये गिवन कंडीशन है। एक्स नॉट का वैल्यू मतलब इनिशियल सीक्वेंस कितना है। इनिशियली ये गिवन है आपको, सब लोग एग्री कर रहे हो? अरे जल्दी कहो ना। तो यहां पे एक बार अगर आप वन रखोगे तो ये आएगा 0.5 एक्स नॉट। अरे एन एन को वन रख रहे हैं हम।
तो ये आ जाएगा 0.5 x0 प्लस वन, तो x1 आ गया। जब x1 आ गया तो x2 भी आ जाएगा, फिर x3 भी आ जाएगा, x4 भी आ जाएगा, तो xn फाइंड आउट कर लो। x1 निकालो, x2 निकालो, x3 निकालो, गधो। हाँ, मुझे पता रहता है बेटा। मैं ऐसे ही नहीं था गेट निकाला था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता होता है। 10 साल बाद भी कोई स्टूडेंट पूछेगा ना मैंने क्या डाउट पूछा था आपको बताओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये ईटीसी वालों से पूछ लो। लगभग लगभग आज से 10 महीने पहले जो स्टूडेंट जो ज्वाइन किए थे, या 11 महीने पहले, उन लोग जो डाउट पूछे होंगे ना, उनको क्लास में हाईलाइट करके बताता हूँ कि देखो ये डाउट आपने उस सब्जेक्ट में पूछा था मेरे से। हाँ, तो टेंशन मत लो। वो टैलेंट की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट फोकस। ऐसा आप भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप ही मैं ही करूंगा बस, नहीं वो बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। आप भी कर सकते हो। वो सिर्फ फोकस लेवल डिपेंडेंट है। फटाफट x1 x2 x3 x4 निकालते जाओ। उसको भी निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। वाह। आईफोन है क्या? हाँ, पक्का? अच्छा, शो ऑफ वाला फोन। जल्दी निकालो ना यार तुम लोग। x1 कितना आ जा रहा है? x1 1 आ जा रहा है, अच्छी बात है। x2 बताओ। 1.5। तो 1/2 करो ना। p/q। x3 बताओ। ये आप लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। कितना आ रही है? ओ गजब। ये आप लोग बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे को मत बोलना। कितना ये? फॉर्मूला रखा हुआ है ऊपर, बताओ गधो। x3 बताओ। मतलब p/q में। p/q में 7/x4 बताओ, p/q में बार बार कह रहा हूं मैं। आई गेस 15/16। अच्छा, 15/8, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। x5 बताना। 31 आ रहा होगा। 31/। हाँ, तो आगे वाला x6 भी बता सकता हो आप। इससे एक कम करना। 32 64 63। डिवाइड बाई बढ़ाओ 32। सीरीज क्लियर हो गया? यार देखो एक बार बोर्ड पे। वो मैथ्स हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है वाला। तो सब लोग, अब उसको मैं बार बार नहीं कहूंगा, अब डायलॉग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बार बार क्यों कॉपीराइट वही वाला सेम। इधर एक बार देखो। देखो एक बार बोर्ड पे। अगर मुझे ये करना पड़ रहा है ना बेटा, फिर मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, बता देता हूँ, वरना मैं बहुत नेगेटिव वर्ड यूज कर सकता हूँ, क्योंकि याद रखना इंसान जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। रीजन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो बताया था, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होता है वो। हाँ। हाँ, जितना होगा उतना होगा, हाँ समझो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड वाला। एक बार देखो, देखो एक बार। पुट n इज इक्वल टू 1, वहां रखना एक बार 1। x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 x0 प्लस 1। x0 कितना है? तो x1 बता दो डायरेक्टली। 1। पुट n इज इक्वल टू 2। x2 आ गया वहां से, इज इक्वल टू, ये तो हाफ वाला फैक्टर ही है, इनटू x1 प्लस 1। x1 कितना है आपका? तो हाफ प्लस 1 कितना आता है? 3/2। एक और चलते हैं हम लोग। पुट n इज इक्वल टू 3। तो x3 थर्ड सीक्वेंस आ जा रहा है, x3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x2 प्लस 1। ये 3/4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? तो अब हो गया सीक्वेंस जनरेट। लास्ट मुझे बता दो फिर एक्सन कैसे मॉडिफाई करोगे आप। देखो, नंबर सिस्टम तो पढ़ा हुआ है, मैं नंबर सिस्टम से रिलेट कर रहा हूँ। सर ने डेफिनेटली बताया होगा 2 raised to the power of n-1। नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, सर ने डेफिनेटली बताया होगा ये, है ना? द मैक्सिमम डेसिमल बेस 10 नंबर विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम n नंबर ऑफ बिट्स ऑफ बाइनरी।
जैसे 255 का एग्जांपल लेते हैं, हम 128 का एग्जांपल लेते हैं। तो नंबर सिस्टम तो पढ़ा है। तो देखो 1 3 7, अगर आप 3 बिट यूज करोगे तो मैक्सिमम कहां तक जा पाओगे? तो हो गया 4 बिट, 15, 5 बिट ये। तो ये परफेक्ट है, 2 raised to the power of -1। ये तो जानते हो किसका सीरीज है ये? 2 raised to the power of n। लिख लो फटाफट, अब सॉल्व करो खुद से। इसके आगे आप खुद से कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए फिर। डिनोमिनेटर कितना है? 32 है। ओके, ये समझ में आ गया मुझे। ये कह रहे हो आप, अब सही है। सेटिस्फाई कर लेते हैं। 5 रखना एक बार। तो 2 raised to the power of 5 कितना होता है? 32 -1 31 डिवाइड बाई 2 raised to the power of 4। अब ठीक है, आंसर बताओ। मेरे को ये बताओ बेटा, एक्सन आ गया सबका? क्वेश्चन क्या था फिर? लिमिट एक्स और एन। क्या था क्वेश्चन? लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स एन की वैल्यू बताओ। 2 to the power of n होल -1 डिवाइड बाई 2 raised to the power of n/2 कर लें क्या? 2 हम बाहर भेज सकते हैं। अब लगाओ लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आगे बताओ। यार सॉल्व आपको करना है, मैं सिर्फ आपको हेल्प करूंगा। 2 raised to the power of n - 1 डिवाइड बाई वॉट? कोई कॉमन सेंस भी लगा सकता है। वो तो 1 नहीं है क्या? एक काम करो, अपने कैलकुलेटर में 2 raised to the power of 10 -1 डिवाइड बाई 2 raised to the power of 10, 10 नहीं, थोड़ा और ज्यादा लो। 2 raised to the power of 100 ले लो कैलकुलेटर में। और भी बताऊंगा मैं तरीका क्या होता है। बट एक बार आप 2 raised to the power of 20, 10, 30, 50 जो भी लेना लो। दिखाओ। वो दिख रहा है? एन कितना ले, 50 ले ले क्या? 100 ले। 2 raised to the power of कितना ले रहे हैं? 100 होल -1 डिवाइड बाई 2 raised to the power of 100। वन ही आ रहा है। तो एग्जैक्ट वन ही आ जाएगा, वो तो पता ही है। बट द पॉइंट इज, लेट मी हैव अ प्रूफ। और प्रूफ कौन सा प्रूफ यार, कोई नया थोड़ी ना। इसमें 2 raised to the power of n को कॉमन ले सकता हो क्या? अरे पूछ रहा हूं मैं। अब वही एनर्जी आप लोग का इतना ही लेवल रहेगा। और ये फिर -1 होल डिवाइड बाई वॉट? एंड होल डिवाइड बाई ये कितना है? अब क्या कर सकते हैं हम? ये कैंसल आउट कर सकते हैं। ये वाला वैल्यू बताओ, व्हेन n अप्रोचिंग टुवर्ड्स एक्सट्रीमली हाई वैल्यू। तो फाइनाइट दैट मींस 1 डिवाइड बाई एक्सट्रीमली हाई वैल्यू। ये पूरा का पूरा वैल्यू कन्वर्ज होकर 1 आ जा रहा है, आगे 2 लिखा है, 2 इज द आंसर। क्या दिया था आंसर? हाँ, आपका जो क्वेश्चन में जो डाउट था, उसका आंसर क्या था? अच्छा ठीक है, आप चेक कर लेना, मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलेंगे। वो क्या था? 10 to the power of n। हम्म। ओके। लिमिट था क्या? डायरेक्टली इवेल्युएट द लिमिट लिखो। n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, 10 to the power of n डिवाइड बाई, ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है क्या? बट आप इसको डेरिवेटिव रूल से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन लिख लो, इवेल्युएट द लिमिट।
देखो, मैं स्टूडेंट लोग से पहले अप्रोच पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल अप्रोच है। या तो मेरा अप्रोच सुन लो और दूसरा अप्रोच ढूंढ कर लेकर आना। समझ में आ गया? मैथ्स में सिंगल अप्रोच है ऐसा क्लेम नहीं कर सकते आप। आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन के अब तक तीन पॉसिबल सॉल्यूशन बनाए हैं, जबकि एक टाइम पे लग रहा था कि सिर्फ एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन होगा करके। समझ में आ गया? इधर देखो, मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ और मेरे बाद चेक कर लेता हूँ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पावर वन डिवाइड बाई वन रखोगे तो हर जगह वन आएगा ना। वन फैक्टोरियल कितना आएगा? वन फैक्टोरियल। आगे टू रखो, टेन रेज टू द पावर ऑफ, हर एक वैल्यूज रखना पड़ेगा, तो टेन रेज टू द पावर ऑफ डिवाइड बाई, आगे टेन रेज टू द पावर ऑफ थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल। कहां तक जाएंगे हम ऐसा? टेन रेज टू द पावर ऑफ, क्वेश्चन यही था या चेंज हो गया है? नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन कहीं मैंने ना चेंज कर दिया हो। क्वेश्चन यही है। ठीक है, आगे एन रखो, आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सीक्वेंस सही लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एन की एक फिक्स वैल्यू है यहाँ पे। ये टेन रेज टू द पावर ऑफ एन को मैं गलत कैसे लिखा पता है? अभी भाई याद आया मुझे। इधर देखो, ए टू द पावर ऑफ टू का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो टेन इंटू टेन इंटू टेन। पहले मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, इंटू टेन एंड सो ऑन कितना टाइम्स। तो न्यूमरेटर तो सेट हो गया, हो गया। कितना टाइम से ये? एन फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप? वन, इधर टू, इधर थ्री एंड सो ऑन टिल पहले तक जाएगा टेन तक। फिर आगे इलेवन, ट्वेल्व एंड सो ऑन कहां तक जाएगा? इसको और आगे तक कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे हमको। फिर कहां तक जाएगा? एन माइनस वन, फिर एन। अब चेक करो, अभी सही है? यहां तक डाउट है तो कह दो, क्योंकि बिकॉज इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा, एक ही लाइन लगेगा मुझे सॉल्व करने के लिए। सरप्राइज ना? इसके बाद मुझे एक ही लाइन लगेगा सॉल्व करने के लिए। देखो बताता हूं मैं। क्या दिख रहा है ये तो ऐसे करके यहां तक जाऊंगा तो वन हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं, फाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट तो नहीं आएगा ना भाई। टेन फिर फाइव फिर जो भी है कम होता जा रहा है, तो मतलब ये फाइनाइट आएगा। और कैलकुलेटर से अभी चेक भी कर लेंगे, ये फाइनाइट है। हम्म। आगे ये तो फाइनाइट है। टेन बाई इलेवन, टेन बाई ट्वेल्व, टेन बाई थर्टीन, टेन बाई फोर्टीन, टेन बाई फिफ्टीन, ऊपर फिक्स है, नीचे बढ़ रहा है क्या? एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स व्हाट? ये जीरो होगा। और कोई मेथड कोई सोच सकता है तो बताओ। ये मेरा मेथड है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचो, या तो घर से सोच के आना, चैट जीपीटी से पूछना। अदर देन दिस ना, लिख लो, हो गया सॉल्व। आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे हम? आप करोगे जहां से भी आप लेकर आए हो, क्योंकि आप लेकर आए हो तो आप ही। मैं तो सॉल्यूशन बता सकता हूँ। एक बार ना कैलकुलेटर से ना टेन बाई वन, टेन बाई टू, टेन बाई थ्री, टेन बाई फोर एंड टेन बाई टेन तक लेके जाओ। टेन बाई टेन मत करो, छोड़ो, मतलब नहीं, टेन बाई नाइन तक लेके जाओ। टेन बाई वन कर ले, कितना आ रहा है? हाँ, तो टू सेवन फाइव फाइव आ रहा है। डिवाइड बाई टेन फैक्टोरियल डायरेक्टली कर लिया क्या? हाँ चलो ठीक है। यार फैक्टोरियल का बताओ मुझे, मेरे कैलकुलेटर में फैक्टोरियल नहीं आ रहा है। अच्छा एक्स, ठीक है, गुड। ये करेंगे आप। तो उसमें एनपीआर एनसीआर भी आ रहा होगा फिर, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ सेम रहेगा, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आंसर सेम आएगा, टू ही आएगा।
हाँ, वो डायरेक्टली यहां से जनरलाइज हो जा रहा है इससे, क्योंकि वन इफेक्ट नहीं करेगा। तो दिख रहा है ना बेटा, ये वाला जो वन वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। हो गया। ठीक है, हेडिंग लिखो अभी। इसको बनाओ आप मेरे साथ साथ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। केयरफुली बनाइएगा ग्राफ को।
बुक्स में इतना एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, यू आर फ्री टू चेक। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं बुक पढ़ के आया हूं, इसलिए मेरे को पता है। ओके। एक रैंडम ग्राफ या एनोनिमस ग्राफ हमने बनाया है। एक्स एक्सेस में कितने सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट बनाए मैंने? वो C1 C2 C3 तो पेयर वाइज है, मतलब एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी होगा, वो मैं समझा दूंगा आपको। ये येलो लाइन का इक्वेशन बताओ, एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं येलो लाइन पे अगर ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट है ना बेटा, ये वैल्यू नहीं है, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, और ए और बी क्या है? पॉइंट है। ए और बी पॉइंट है, और एफ ऑफ ए इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। नेक्स्ट वन, एफ ऑफ बी इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू। नेक्स्ट वन, आपको एफ ए एफ बी बराबर दिख रहा है? ये रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि लिखाऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। हो गया। तो देखो, बीच में एक से लेकर ज्यादा, मतलब एटलीस्ट एक या मल्टीपल पॉइंट्स ऐसा मिलेंगे जहां पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, लेकिन उसी को हम कहेंगे सी वैल्यू ऑफ द रोलीज थ्योरम। हो गया। स्टेटमेंट लिखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल लिखना आता है ना? इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ रोलीज थ्योरम। तो फर्स्ट पॉइंट को मैं फिर दोहरा देता हूं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। नेक्स्ट वन, इफ एफ डैश ऑफ एक्स, if f dash of x exists for every value lying between, if f dash of x exists for every value lying between open interval a comma b। ओपन इंटरवल लिखना आ रहा है ना? जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कैसा इंटरवल है? इफ f of x is continuous in the closed interval a comma b and f dash of x exists in the open interval a comma b, ऐसा है। और रिपीट करना है तो बता दो, क्योंकि गलत लिख दोगे तो थ्योरम ही गलत हो जाएगा। पहला वाला किसके लिए लिखा हुआ है? इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, एंड नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू लाइंग बिटवीन ए टू बी इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हो गया। आगे लिखो थर्ड पॉइंट, इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और ये वाला पॉइंट मैथमेटिकली लिखना है आपको। हम ये लिख रहे हैं, एफ ए किसके बराबर है? एफ बी के बराबर है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। आगे लिखो, देन एज पर रोलीज थ्योरम, then as per Rowley's theorem, there exists at least one value. Then as per Rowley's theorem, there exists at least one value of C. Then as per Rowley's theorem, there exists at least one value of C such that such that f dash of C is equal to zero. एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, और आपको ग्राफ में देखो कितने पॉइंट्स बनाया मैंने, इसीलिए 3 पॉइंट्स बना दिए। एटलीस्ट कह रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी होगी। मैं समझा देता हूं क्या है। देखो, अगर आप कॉलेज में पढ़ोगे ना तो ये ग्राफ हटा देंगे उन लोग, और ग्राफ को समझना ही सब कुछ है। देखें एक बार, ग्राफ में ए से लेकर C1 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है?
हाँ, C1 से लेकर C2 तक, C2 से लेकर C3 तक अगेन इंक्रीजिंग एंड फिर डिक्रीजिंग है। ओके, आप चेक करो एक बार ग्राफ कंटिन्यूस है। तो सबसे कंटिन्यूस ग्राफ का एग्जांपल अगर कोई पूछता है रैंडमली बताओ, तो बोलना किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा। साइन और कॉस का कंटिन्यूस होता है, बट टेन का डिसकंटिन्यूस हो जाता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ -π/2 से लेकर +π/2। तो कोई अगर कहता है एग्जाम्पल बताओ एक कंटिन्यूस ग्राफ का, तो बोलना सर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को ले लो, वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, लिखाया भी है क्लास में। ठीक है। अब ए और बी पॉइंट के बियॉन्ड ग्राफ एफ कितना है? जीरो नहीं कहेंगे हम, डिफाइंड नहीं है। इस ए और बी पॉइंट के बियॉन्ड ग्राफ डिफाइंड है क्या, कि जीरो कह दोगे? अगर आपको लग रहा है सर जीरो कह दोगे, तो ग्राफ को ऐसा होना चाहिए था फिर। अब समझ में आ गया? दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है। आप ये बताओ ए और बी पॉइंट के बियॉन्ड फंक्शन की वैल्यू क्या है? डिफाइंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो बडी नोस, इनडिटरमिनेट कहेंगे हम। उसके बाद ग्राफ से आप चेक करते हो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बताओ कितनी है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ग्राफिकली बराबर दिख रहा है, बनाया भी है मैंने। तो कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में? क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। और अगर डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, फाइनली जब एफ ए एफ बी के बराबर होगा, तो कोई एक ऐसा पॉइंट इन बिटवीन ग्राफ जरूर मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव कितना है? जीरो। अगर ऐसा नहीं है तो कह देना रोलिस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करें? लिखो। हम्म, लिखो। वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन ROLLE apostrophe S, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x डिवाइड बाई e रेज टू द पावर ऑफ x। क्या कह रहा हूं मैं? वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन साइन ऑफ x डिवाइड बाई e रेज टू द पावर ऑफ x इन द इंटरवल 0, पाई। कुछ नहीं करना है, जैसा कॉपी में लिखा है एक बार सॉल्व करके देखो। हम्म, बोर्ड पे देखो एक बार, गिवन इंटरवल बताओ। पहले ऐसे लिख दूं, A, B। ए कितना दिख रहा है आपको? जीरो। बी कितना दिख रहा है? यार ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये वाला भी ग्राफ हम बना चुके हैं, ये भी फंक्शन कैसा है? उसके बाद कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल A, B एंड एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट। बट बिफोर दैट एक पॉइंट चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या एफ ए एफ बी के बराबर है? ये बताओ कितना है? तो यहां पे वैसे ही लिख रहा हूं मैं। ये बताओ कितना है? डिवाइड बाई जीरो। बी बताओ कितना है? पाई। दैट मीन्स साइन पाई बाई, आर दे इक्वल? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू सी इन बिटवीन द पॉइंट्स। कौन कौन सा? अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, ऊपर वाला तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। अगर फिर कहोगे आप कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल A, B और फिर कहोगे इट इज
डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, एंड फिर फाइनली हम चेक करेंगे एफ ए बराबर एफ बी है। तो आप उसके बाद कहोगे कि देर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सी वेयर एफ डैश ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। लेकिन वो पॉइंट किसके बीच में आएगा, आंसर पता है आपको? आप कहोगे आपने नहीं बताया, सी पॉइंट किसके बीच में? और यहां पे देखो लिखा हुआ है एफ डैश, मतलब मैंने नहीं लिखा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एट नॉट अ सिंगल पॉइंट, एटलीस्ट बोल रहा था वो, तो एक से ज्यादा पॉसिबल है। तो C1 C2 C3 परफेक्ट है। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, एफ डैश ऑफ एक्स को, मतलब एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? हाँ, पी बाई क्यू में करना है या डायरेक्टली मैं साइन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस एक्स लिख दूं? चलो ऐसे ही कर लेता हूं मैं, ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स, बेसिक तो जानना ही चाहिए हमें, माइनस आएगा बीच में, साइन एक्स को कीप दैट एज इट इज, और ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स को जरा डिफरेंशिएट करना, इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो ए और बी के बियॉन्ड चला जाएगा, बिकॉज एक्स में मैं क्या रखूं कि वो जीरो हो जाए, माइनस इंफिनिटी। तो बच क्या गया फिर, ये कल सॉल्व किया था, इसको डायरेक्टली करें, साइन एक्स चला जाएगा उधर, इधर कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना आ गया, टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन, और हम जानते हैं टेन इनवर्स ऑफ वन कितना होता है। तो रोलीज थ्योरम इज नाउ बीन सेटिस्फाइड फॉर द गिवन फंक्शन, देखो इसके बीच में आ रहा है। अब सॉल्यूशन के बाद वापस थ्योरम को फिर से देखो, पहले सॉल्व करो, लिखो, थ्योरम को वापस देखो, सॉल्यूशन को वापस देखो। हो गया अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वही अपने को रोलिस थ्योरम ही करना है इसमें भी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ ए होल रेज टू द पावर ऑफ एम इंटू एक्स माइनस बी होल रेज टू द पावर ऑफ एन। ये फंक्शन है आपका, और जो फंक्शन का जो रेंज है वो गिवन है हमको ऐसे, ए कॉमा बी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, क्वेश्चन था ये आपका, यहां से स्टार्ट हुआ था। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस फंक्शन रोलीज थ्योरम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी सो दैट द फंक्शन सेटिस्फाई रोलीज थ्योरम, लिख लो आप, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी सो दैट फंक्शन सेटिस्फाइज रोलीज थ्योरम। हो गया इतना? क्वेश्चन सॉल्व करें, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं वापस कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी जब होगा उसके पीछे के दो पॉइंट बता दूं फिर से। ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी बोला था,
ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना? नहीं है ये पॉलिनोमियल, ए प्लस बी होल स्क्वायर पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्स, या तो 2x+3 का होल स्क्वायर पॉलिनोमियल तो है, स्क्वायर को ओपन कर लो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल भी होगा। पढ़ाया तो है ना, कुछ नहीं पढ़ाया तो बताना आप। अब कह रहा है अगर एफ ए एफ बी के बराबर है, एक्स को रखो ए, वो तो ए ही है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए रखो, वैल्यू बताओ। अरे जल्दी बताओ। अब इसी फंक्शन पे बी रखो और वैल्यू बताओ। तो पहला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो गया ना। रोलीज थ्योरम में कहता है दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, वो तो रोलीज कह कर गया, मैं सिर्फ बता रहा हूं, उसको भी नहीं समझ पा रहे हम लोग। एफ ए किसके बराबर है? एफ बी। तो कह रहा है एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू होगा किन दोनों के बीच में। समझे अभी? वो कह रहा है अगर ऐसा होता है, कंटिन्यूअस है फिर डिफरेंशिएबल है, फिर कहेगा वो इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू जरूर होगा जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो। तो डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो डेरिवेटिव ले रहे हैं अभी। यूवी रूल याद है? यूवी रूल को क्या कहते हो? लैबनीज रूल है। इसको ऐसे ही रहने दो। चेन रूल को लैबनीज रूल नहीं कहते हम लोग, मल्टीप्लीकेशन रूल को कहते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो। एन इंटू एक्स माइनस ऑफ बी होल रेस टू द पावर ऑफ n-1। और ये इसका डेरिवेटिव लो तो वन आ जाएगा। प्लस, अब इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स प्लस बी, अच्छा एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी होल रेस टू द पावर ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव लो, मल्टीप्लाइड बाई m इंटू एक्स माइनस ऑफ ए होल रेस टू द पावर ऑफ, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा वापस? अब सही है? डेरिवेटिव लिया, जीरो पुट करूंगा तो x की कोई एक वैल्यू आएगी जिसका नाम हम कह रहे हैं c। एक x की एक वैल्यू आएगी। तो अभी x वेरिएबल है, जब वैल्यू आएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। सुबह इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी यही बता रहा था। समझ में आया? x अभी एक वेरिएबल है, फिर एक जो वैल्यू आएगा वो तो कांस्टेंट आ जाएगा। क्या कर सकते हैं इसमें? मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालना है। x माइनस ए पावर m है और वहां पे क्या है? तो यहां पे हम क्या कॉमन निकाले? x माइनस ए होल रेस टू द पावर ऑफ, हमने निकाल लिया कॉमन x माइनस ऑफ ए होल रेस टू द पावर ऑफ, वो निकालो क्योंकि वो लोअर पावर है। हो गया? यहां पे x माइनस बी पावर है ना, यहां पे x माइनस बी है। क्या कॉमन ले? x माइनस बी होल रेस टू द पावर ऑफ, परफेक्ट। कॉमन क्या निकला यहाँ पे? ये तो निकल गया कॉमन। यहां से क्या बचा? इंटू एन, एक्स माइनस ऑफ ए इंटू, प्लस यहां पे क्या बच रहा है? एम इंटू, इक्वल टू जीरो। देखो तीन फैक्टर बन रहे हैं इसके। एक्स कितना है? जीरो, एक दो तीन। तीनों ब्रैकेट में से तीनों जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा, दो जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा, तीनों जीरो हो जाएंगे तो भी चलेगा। अब इसको वर्बली सुन लो, ये जीरो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जीरो होने से क्या वो जीरो के बराबर है? क्या मैथ्स है हमारा? हाँ। तो इसको जीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू बताओ। वो तो वही वाला पॉइंट आ गया, इन बिटवीन कह रहा था वो। पहले इसको जीरो पुट किया गया, हम ये लिख रहे हैं, इसको अगर आप जीरो पुट करते हो, एक्स की वैल्यू बताओ। तो वो तो सी इन बिटवीन कह रहा था, ए एंड बी, ए ही पॉइंट पे कैसे आ गया? इसको जीरो के बराबर पुट करें। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है? क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं और इक्वल टू जीरो रख रहा हूं, कुछ नया है तो बता दो। या तो ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, दोनों जीरो और वो फाइनाइट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इसको जीरो के बराबर रखोगे तो आप कहोगे उधर से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं जीरो, मतलब ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ ये। एक्स इज इक्वल टू बी रख दो ना यहाँ पे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? बी। ये तो एंड पॉइंट आ गया, बट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बोला था इन बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो नहीं है पॉसिबल अभी। उसको जीरो से इक्वेट करें। बताओ, फिर पॉइंट्स क्या किया जा रहा है?
हम उसको ऐसे लिखे कि NX माइनस ऑफ AN प्लस ऑफ MX माइनस ऑफ NB इक्वल टू, अच्छा M है, MB इक्वल टू व्हाट, X कॉमन ले लो, डायरेक्टली उधर भेजो, AN प्लस BM लिखूं इसको, क्योंकि बिकॉज AB ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, डिवाइड बाई N प्लस, कैसे अश्योर करेंगे हम कि ये बीच का वैल्यू है? सोच के बताओ, यही आंसर है हमारा। ठीक है, ये एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल बन जाएगा फिर तो। आप कैसे अश्योर कर सकते हो कि जो आपका पॉइंट आया है वो A और B के बीच में आया है? कोई वैल्यू ले लो, सेटिस्फाई हो जाएगा। बताऊं मैं कैसे? A को 1 ले लो, B को 2 ले लो, इन बिटवीन वैल्यू आ रहा है वो, सेटिस्फाई हो गया। स्टार्ट राइटिंग। आपको बताऊं, कॉलेज में पढ़ा है आप लोगों ने, सेमेस्टर्स में, याद नहीं आ रहा है ना? पढ़ा तो है। M2, M2 या M1 दोनों में से किसी एक जगह पे। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, तुम लोग पास कैसे हो गए? ऑनलाइन क्या? अरे एग्जाम ऑनलाइन हो तो लिखना तो पड़ेगा ना उसमें। इसका न्यूमेरिकल वर्जन देख लेते हैं, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा फिर कि मिड पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? मैं कह रहा हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बार थ्योरम के जो 4 पॉइंट है उसको पढ़ लो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है गिवन इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन इंटरवल में, अगर FA FB के बराबर है तो डेरिवेटिव लोगे तो जीरो आएगा। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स में डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, और डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब मैंने फर्स्ट जैसे बताया कि टेंजेंट या स्लोप है। देखना उसमें 3 पॉइंट शो कर दिया, इसलिए मैंने C1 C2 एंड C3। चलो क्वेश्चन लिखो। If the function satisfies Rolle's theorem, if the function satisfies Rolle's theorem, then find the value of C. Then find the value of C. ये आप कर सकते हो, वो वही न्यूमेरिकल है जो पहले किया हुआ है।
कितना आ रहा है? हाँ, गुड हो गया इतना। मैं आपको अपने नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपके, ये एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ही है। मैक्सिमा मिनिमा के पढ़ने के बाद ही आप इसको पढ़ सकते हो। आ गया होगा ना आंसर? सॉल्व कीजिए। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स। नाउ इन ब्रैकेट sin x minus of cos x. Again, x belongs to, let's check the value of the closed interval, पाई बाई फोर से लेकर 5 पाई बाई 4। पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4। हो गया अभी? आंसर कितना आ रहा है? पाई, यस ऑफ कोर्स इट लाइज बिटवीन, बट एफ ए बराबर एफ बी चेक किया आप लोगों ने? जीरो आ जा रहा है। साइन 5 पाई बाई 4 कितना आ जा रहा है? देखो, अगर हम पाई बाई 4 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जा रही है। अगर 5 पाई बाई 4 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है? चेक किया किसी ने? वो वही यूज करना पड़ेगा 11 12 का कंसेप्ट आपको। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 इज सेम एज साइन पाई बाई 4, ठीक है इतना। इधर देखना। एफ ऑफ कितना रख रहे हैं हम लोग? पाई बाई 4 तो दिख जा रहा है ना आपको। साइन 45 माइनस साइन कॉस 45, 1/√2 और -1/√2। जीरो। अब क्या पुट कर रहे हैं? वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हैं, कैसे कहोगे अपने आप को इंजीनियर यार, ये तो फिर बेसिक मैथमेटिक्स है। इसको छोड़ दो, ये तो फाइनाइट वैल्यू आएगा डेफिनेटली। इसको बताओ। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4 सही है इतना, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई। अब अपना स्कूल लाइफ चेक करो, इससे बेहतर न्यूमेरिकल किया करते थे आप, है ना? नहीं, 5 पाई बाई 4 का एंगल भी तो कन्वर्ट करते थे आप लोग। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कितना होता है? तो प्लस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 4। cos 45 कितना होता है? ये भी कितना आ गया? ठीक है।
सॉल्व करो, सी बताओ मेरे को। डिफरेंशिएट करना देखना है। नहीं हो रहा है तो बताना पड़ेगा आपको। एफ ए एफ बी के बराबर आ गया। We have came to the point where fa is equal to fb and the function is continuous and differentiable both. Fa is equal to what? Fb. Then there exists a value c in between the function so that the derivative comes out to be zero. डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो देखें एक बार बोर्ड पे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले बता दो कितना है ये। ई टू द पावर ऑफ, यहीं से डेरिवेटिव लेना चालू कर देते हैं, क्यों अनवांटेड स्टेप को बढ़ाएं। इसका डेरिवेटिव लो, साइन का, कॉस का, तो हो गया वो प्लस। अभी जो ये फंक्शन यहां पे लिखा था उसको वैसे ही रहने दो। कहो तो जरा कितना था ये, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई, इसका डेरिवेटिव तो यही हो गया। डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट? कुछ कॉमन ले सकता है, ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स कॉमन लो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कितना आ जा रहा है? तो टू तो कांस्टेंट, टू कांट बी जीरो, दैट्स व्हाई साइन एक्स हैज टू बी जीरो बिकॉज ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स में एक्स जीरो कब होगा? ये कब जीरो होगा? इन्फिनिटी पे। तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ये लिख दूं? तो साइन थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी मत बोला करो ठीक है। ये नहीं पढ़ा है? हाँ, बट एन की टू की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई आई गेस नहीं कर रहा होगा। एन की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि अगर एन टू रखूंगा तो टू पाई हो जाएगा, और टू पाई फाइव पाई बाई फोर से बियॉन्ड चला जाएगा। तो एन पाई इज द आंसर, बट द थिंग इज लाइक दैट शी शुड बी इन बिटवीन द गिवन इंटरवल। इधर देखो, अगर कॉस थीटा जीरो के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या बताई थी हमारे टीचरों ने, बड़े प्यार से पढ़ाया था उस टाइम पे। भले सिग्निफिकेंस नहीं बताया होगा उन्होंने, कि स्कूल के बच्चे को क्या ही सिग्निफिकेंस बताना। टू एन प्लस वन इंटू ऑड मल्टीपल्स कहा करती थी हमारी टीचर, मतलब हमारे टीचर्स लोग क्या कहते थे? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, वहां पे इंटीग्रल मल्टीपल कहते थे, इंटीजर मल्टीपल। एक बार टेन थीटा बताओ। टेन थीटा अगर जीरो है तो ये खुद से कर सकता है आप, क्योंकि टेन थीटा जीरो है तो जीरो बाई जीरो तो होगा नहीं। और टेन थीटा कैन बी इजीली एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्मेट ऑफ द टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज एन रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू। क्या था होता है वो, साइन थीटा बाई, इसका मतलब समझ गए? इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको जीरो होना पड़ेगा बस। तो अगेन सेम आएगा, एन पाई टेन थीटा के वैल्यू में। इसी को यूज किया था ना हम लोगों ने एमपीओ के डेरिवेशन में, टेन थीटा। चलो हम आगे चलते हैं अभी। देखो, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा गेट एग्जाम्स में। लिखना बचा है क्या? लिखना कंप्लीट कर लो तो सब लोग। रूलिस थ्योरम से क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको सीएस में। आपको लैग्रेंज से मिलेगा और कॉची से नहीं मिलेगा, बट मैं तीनों पढ़ा दे रहा हूं बिकॉज तीनों भाई भाई है। चलें आगे।
शॉर्टकट में कॉलेज में टीचरों ने क्या कहा था इसको, किसी को याद है? LMVT कहते थे। मत बात करो। मेरे को एक थॉट जो आया था पढ़ते वक्त, वो फिर भूल जाऊंगा मैं, वैसे मैं भूलूंगा नहीं, मैं जानबूझ के डरा रहा हूँ आप लोग को। पैरालाइन का कंसेप्ट था वहां पे। ये मिड में नहीं बनाना है, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि ये मिड में ही बना रहे हो आप। ए और बी के, A+B/2 पॉइंट पे नहीं है वो, बस वो बीच में होना चाहिए, इतना कंफर्म है। आप एक बार जाके ना बुक से वेरीफाई करना, कोई भी ग्राफ मैच नहीं करेगा। जितना लेबलिंग हम लोगों ने किया है ना, आप फ्री हो आप चूज करने के लिए, तभी तो पता चलेगा कि सर को कितना आता है ना। फिर NPTEL से भी आप आराम से चेक करो, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन विद द मैथमेटिक्स। दूसरा लाइन जो बनाया हो ना, वो अभी का थॉट है, जब मैं बैठ कर पढ़ रहा था। इसको भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा थॉट आ रहा है। इस पूरे आई गेट में सबसे ज्यादा कोई पढ़ता है, पूरे आई गेट की बात कर रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा कोई पढ़ता है तो सर से पूछ लो। गुलशन का ही नाम कहेंगे सर भी, सारे इंक्लूडेड स्टूडेंट्स, सब लोगों को। नहीं तो फिर फ्री हो आप, कभी सर से ऐसे हंसी मजाक पे बात हो ना, पूछना सर इस पूरे आई गेट में सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है करके। इस जहां से उस जहां तक, क्योंकि पढ़ना पड़ता है ना भाई। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास सब्जेक्ट की, इसीलिए। और मेरे को पता है मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा तो ये भी पता है। और ऐसे चलो, इसको ट्रोलिंग सेंस ऑफ पॉइंट नहीं बोलते। इलेक्ट्रॉनिक्स में आर्ट सब्जेक्ट है, वो मजबूरी कह लो या प्रेशर कह लो या फियर कह लो या डर कह लो या मोटिवेशन कह लो, जो कहने कह दो। समझ में आया? अब आर्ट सब्जेक्ट सिर्फ मैथमेटिक्स है। एक लाइन थ्योरेटिकल नहीं लिखते हम लोग, है ना, तुम लोगों को तो पता है। आर्ट सब्जेक्ट सिर्फ सिर्फ मैथमेटिक्स है, एक सिंगल लाइन भी थ्योरेटिकल लिखते हैं तो इन लोग ऐसे करते हैं। ये उनकी हैबिट हो गई है। ठीक है, तो सिर्फ आर्ट्स बट मैथमेटिक्स, मतलब आप ये सोचो कि घुमा फिरा के 800 घंटे तक मैथ्स पढ़ाऊंगा उनको, अदर देन मैथ्स, एप्लीकेशन बेस्ड। तो ये तो थॉट है ना, ये बार बार ऐसा नहीं है, पढ़ने से आता है। आप BS गिरवाल की बुक देख लो और HK दास की, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन हैज टू बी पर पैरेलल। बट अगर आप पूरा पढ़ोगे ना एक टाइम के बाद, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद, यही लगेगा अच्छा ये यही तो कहना चाह रहा है करके, लेकिन ग्राफिकली नहीं समझाया उसको। बनाइए अभी। आप लोग बात कर रहे हो, मजा आ रहा है बात करने में, तो रात को तो करोगे ही ना भाई। और इतनी बातें लाते कहां से हो, सारे क्रिंज कंटेंट है। वहां पे दिखना एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे 0 नहीं है। जोसेफ लुइस लैग्रेंज नाम है इनका। स्पेलिंग क्या होगा? JOSEPH। तो जोसेफ क्रिश्चियन पे और मोहम्मद मुसलमानों में।
आप चेक करोगे ना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नाम क्या है तो वही आएगा। अब उधर से मत लिंक कर लेना जम्मू कश्मीर। वैसे नहीं है, जोसफ क्रिश्चियन पे एक वर्ड, ये जो नाम है वो जोसफ, हर सबका नाम, तेरा नाम जोसफ है, अब तू भी होगा वही कर, ऐसे करके। और एक और चीज है, ये बात उठाना कश्मीर वाला, मैं बता देता हूँ, कुछ ही दिन रुक जाओ, बस एक महीने हार्डली रुक जाओ, तुम ही लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच एंजॉय करोगे। हाँ, यही वास्तविकता है। अभी तो थोड़ा बहुत इमोशनल बचा है ना, वो खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ते रुक जाओ, इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा, हम ऐसे ताली बजाएंगे, उस दिन याद दिलाऊंगा फिर मैं। ठीक है, कि क्या हुआ बताओ अब। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मेरा घर ये है, सामने ये पड़ोसी है, मम्मी, मैं, नीरज, पापा रहते हैं। हो गया। पापा की एकदम दुश्मनी हो गई सामने वाले अंकल के साथ, और दोनों मम्मियां शाम को बैठकर चाय पी रही है, मजा आ रहा है। वैसे ही लगता है मुझे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, क्योंकि फिर आप पुलवामा भूल जाते हो, और फिर जो जो अटैक हुआ है ना पहलगाम वाला, वो भी भूल जाते हो, और फिर कहोगे उसके बाद, जब देश की बात आती है ना, तब ना मैंने सबका सुन लेता हूं, मैं सबका सुनता हूँ, फिर रिएक्शन, खुद का रिएक्शन चैनल ओपन करेंगे। ठीक है, तो नाना पाटेकर साहब बोल रहे थे, जब देश की बात आएगी तो कोई एक्टर और कोई एक्ट्रेसेस नहीं है। कई बार ना आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, सर पकड़ लेगा, लेकिन तब जब आप मेरे फेज में आके सोचना सीखोगे, लड़ रहे हैं पॉलिटिशियन, पक्का, आम इंसान तो लड़ नहीं रहा। जान किसकी जा रही पता है? आर्मी वालों की, और वो वापस नहीं आता। लड़ेंगे 2-3 लोग ही बेटा, वहां के जो पॉलिटिशियन है और यहाँ के पॉलिटिशियन है, एक दो टेररिज्म भेज दो, लड़ेंगे दोनों। जान किसकी जाएगी पता है? कॉमन मैन की, जिसका कोई भी उसमें हस्तक्षेप या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरा जाएगा जान आर्मी एयरफोर्स वालों का। ठीक है। और मेरा तो एक चीज फिक्स है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या टेररिज्म हो, लेकिन वो आपको सोचने के लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यही नहीं आ रहा है स्लोप क्या होता है करके। थिंकिंग एबिलिटी वहीं से बिल्ड होती है, समझ में आया? एवरीथिंग इज प्लान्ड, हर चीज प्लान्ड है, हमें लगता है लाइव हो रहा है। समझ में आया? लिखो। कुछ थ्योरेटिकल चीज लिखेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें ठीक ठाक स्टेटमेंट लिख लो। ही इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, बुक से उठाया है मैंने। ही इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। आप अक्सर देखोगे ना, तो फ्रांस का बहुत नाम आएगा, फ्रांस और जर्मनी का मैथमेटिक्स के फील्ड में। ही इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड he has given an important contribution in the field of, या तो ऐसे लिख लो डायरेक्टली, important contribution in the field of algebra, important contribution in the field of algebra, number theory, number theory, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखूं या क्लासिकल मैकेनिक्स लिखवाऊं? हाँ लिखो ईएम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिखो, क्योंकि मेरे को हैबिट क्लासिकल मैकेनिक्स की है। इंजीनियरिंग मैथ मैकेनिक्स हो गया। अब कुछ थ्योरीज लिख लो, जैसे उसमें लिखा था ना वैसे ही, फिर मैं इसको समझाता हूं, लेकिन लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट क्या लिखा रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, if f of x is continuous in the closed interval a comma b। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, f dash x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, exist in the open interval a comma b।
एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। देन देयर एग्जिस्ट at least one value of c, then there exists at least one value of c such that अब ये लिख लो आप, यू हैव गॉट न्यूमेरिकल। क्योंकि मैं बताना तो एक्चुअली नीड नहीं जानता, लेकिन नीड नहीं पढ़नी चाहिए मुझे, बट बताना पड़ता है आप लोग को। तभी आता अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, तब तो पढ़ेंगे। और नहीं आया तो और अगले साल आएगा, एकदम कंफर्म है। उसी को कहते हैं एक्सपीरियंस्ड। क्या बता रहा है ये? इधर देखो, दिस इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, कहीं पे लिख लेना ये। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्यों लिख रहे हो? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो। क्या पढ़ रहे हैं हम? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो स्लोप है ना? ये तो मस्त पॉइंट है। देखो उसको देखो, इसको देखो, कॉलेज में तो टीचर इस जन्म में तो बता नहीं पाएंगे साले। बोल देते बेटा एक ही तरीका है, खत्म हो गया। देखो वही लिखा है, और इसीलिए ग्रीन लाइन बनाया था मैंने। ये हो गया। साइड में ये लिख लेना ताकि आपको पढ़ते वक्त ऐसे और टॉर्चर लग रहा है मैथमेटिक्स ऐसा ना लगे। उन लोग को पूछो y इक्वल टू mx में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी उनकी। इधर देखो आगे, इस ग्रीन लाइन का स्लोप देखो, दिखा? उस ग्रीन लाइन का स्लोप बताओ। y2 माइनस डिवाइड बाई, तो ग्रीन लाइन का स्लोप है, और ब्लू लाइन का स्लोप भी वही है, लेकिन ब्लू लाइन उस कर्व में बनाया गया है। ब्लू लाइन कहां बनाया गया है? तो C इज अ पॉइंट वेयर दैट एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू 0। हो गया? लिख लो बस, C इज अ पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, मतलब अब अगर आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे तो बेहतर रहेगा। इस ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का स्लोप बराबर है, दैट द पैरेलल लाइन लिख लो आप। और पैरेलल लाइन लिखने के लिए ये कर लें क्या हम लोग, ऐसा रिप्रेजेंटेशन चलता है क्या? चेक करना। ऐसे करके हम बनाया करते थे। यहां बनाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। ये फ्यूचर का न्यूमेरिकल है, एप्टीट्यूड में पूछेगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ करके। तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में, वो जो हमने ब्लू लाइन बनाया है और जो ग्रीन लाइन बनाया है, दोनों का स्लोप क्या है? सेम है। तो ब्लू लाइन का स्लोप तो यही है, डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, और वही ये है। कितना और इमेजिन कर पा रहे हैं आप? ये तो देखना एक बार, इसको मैं पेन को मूव कर रहा हूं ना, ये दिखा? अरे यार, पूरा ही आ जा रहा है। ये ऐसे कर लेता हूँ, सेलेक्ट हो जाएगा। अरे आई डोंट एक्चुअली, कैसे करें इसको? रिजिड कैसे कर सकते हैं? फिक्स नहीं आ रहा है क्या? ये ऐसे हो क्यों रहा है? मैं तो हाथ नहीं रख रहा हूँ। पेन तो कैसे रखे? ऐसे रखे? दूर से ही रख देते हैं। हाँ, इधर देखो, ये जो मूवमेंट है, ये वाला, ये ग्राफ है, उसका नाम क्या है? अब ये पेन ऐसे बना रहा हूं मैं, कोई कर्व रीजन है क्या? अच्छा ये देखो, ये कर्व रीजन है, ये बहुत ही ज्यादा कर्व है, लेकिन ठीक है। ऐसे पेन को मूव कर सकते हैं क्या? ऐसा इमेजिन हो गया। ये कर्व रीजन मानो ना। कैसे बताएं और क्या क्या लेके आ जाऊं मैं? ये दिख रहा है, पेन इसमें टेंजेंशियली मूव कर रहा है। टेंजेंशियली वाला वर्ड सुना था सरफेस में। और अगर ऐसे कर ले तो ये तो फिर पूरा ही आ जाएगा। कर्व सरफेस पे मूव कर रहे हो तो बॉटल के ऊपर आप पेन को मूव करोगे तो यू आर मूविंग इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन।
पढ़ा होगा ना यार, 12th में 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन करके, उसमें पढ़ते थे। तो आपका पेन देखो ऐसे मूव कर रहा है, दिखाई दिया? इस जगह पे आके क्या खास बात मिल गया मेरे को? नहीं, ग्रीन लाइन के स्लोप के बराबर है वो ब्लू वाला। आया समझ में? देखो हम ऐसे जा रहे हैं, तो देखो ब्लैक पेन का जो स्लोप है क्या वो ग्रीन पेन के बराबर है? लेकिन क्या अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं? सी ऐसा पॉइंट मिला जब एफ डैश ऑफ स्ली मतलब ब्लू लाइन का जो स्लोप है वो किसके बराबर हो गया? तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? क्या है ये? कॉर्ड नहीं दिख रहा है क्या? कर्व में कॉर्ड कैसे बनाते हो आप? सर्कल में कॉर्ड बनाते हो ना आप? ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है उसका। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं। ये ग्रीन लाइन का स्लोप तो डायरेक्टली दिख रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन जब मैं किसी कर्व के ऊपर मूव करूंगा, और समझ लो आप, ये सही है? कहां से आवाज आ रहा है? ओके देखो, ये दिख रहा है? अच्छा, ये तो हुआ था क्लास में, पैराबोलिक फंक्शन में कर्व नहीं बनाया था, नहीं बोल रही है ये? नहीं पढ़ा है साले ने? ऐसे तो दिस आर द वर्ड। ये दिख रहा है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? यही होता है। ठीक है, देख लो अभी। ऐसे लगता है सारा मैथमेटिक्स में ही पढ़ा रहा हूं पूरा। अब सही है? स्लोप निकालते हैं इसका, स्लोप वेरिएबल आएगा, निकालो। 2x, जहां जहां रखोगे ना x की वैल्यू वहां पे स्लोप आ जाएगा। मान लो मेरे को लगता है x इज इक्वल टू 0 में मेरे को स्लोप निकालना है, मेरा मन कर रहा है, नहीं 0 पे निकाल के बताओ। यहां चले गया, स्लोप निकाल कर बताओ। एक काम करो, जानबूझ के 2 में निकालो स्लोप, तो ये 1 ये मान लेता हूं मैं, 2 पे स्लोप निकालो। तो 4 कैसे स्लोप बनाए हुए आप? हो गया, इसका वेरिएबल स्लोप था। तो वैसे ही अब देखो, ये जो ब्लैक पेन है मेरा, इसका स्लोप देखो बढ़ रहा है घट रहा है वॉट फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा स्लोप हो रहा है। यहां पे पहुंचने में खास बात क्या है? सी पॉइंट पे पहुंचने से खास बात क्या है? ये तो सी पॉइंट पे पहुंच के स्लोप निकालने में खास बात क्या है? वो ग्रीन लाइन के बराबर है, और ग्रीन लाइन कॉर्ड है उस कर्व का, दोनों बराबर है। समझ में आया? रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है, वहां पे देख लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसके नीचे एक नोट लिख लेना, हालांकि मैं लिखा दिया हूं, लिखो। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी इज गिवन बाई, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, मेंशन नहीं किया था यहां पे, लिखो। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी इज गिवन बाई, बताओ क्या आएगा स्लोप? एफ बी माइनस ऑफ डिवाइड बाई। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। लिखो, फॉर द गिवन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फॉर द गिवन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस, वो गिवन ही खुद ही वापस लिख दिया उसने, एफ बी माइनस ऑफ एफ ए इज इक्वल टू
b minus of a into f dash of c. In the given Lagrange mean value theorem, fb minus of fa is equal to b minus a dot f dash of c. Determine c lying between a and b. Determine c lying between a and b. If fx is given by x, x minus 1, and ahead of that one will be x minus of 2. Fx is equal to x, x minus 1, x minus 2, where a is equal to 0 and b is equal to half. Where a is equal to 0 and b is equal to half. आपको c बस फाइंड आउट करना है, देखो कुछ नहीं करना है, ये दिख रहा है, लगा लो, स्टार्ट सॉल्विंग। एफ ए निकाल लो, एफ बी निकाल लो, ऊपर वाला जो है ना इक्वेशन वो खुद बता रहा है आपको कि हम एलएमबीटी का डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीएमबीटी पढ़ेंगे और एलएमबीटी से एक ही या दो न्यूमेरिकल है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है सिर्फ एक है। 3/4? नहीं बेटा, मेरे पास जो आंसर रखा हुआ है, यू विल बी हैविंग अ टू रूट्स, 1.764 लिख लो, एक ऑप्शन 1.764, दूसरा ऑप्शन 0.236, नेक्स्ट वन, तीसरा ऑप्शन भी लिख लो 2.764 एंड 0.136। ऑप्शन मैंने एक्चुअली इधर से देख के ऑप्शन क्रिएट कर रहा था, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन लिखो 1.764, 0.256 और 36, थोड़ा ठीक लिखो बेटा। 0.236, 2.746, अच्छा 764 एंड 0.136। ठीक है, इसको देखो, ये लगाना है बस। क्या रहा है? 3/4 आ रहा है, मैं गलत सॉल्व किया हूं क्या? हाँ तो इन लोग क्या कर रहे हैं फिर, इन लोग इधर देखो, फॉर्मूला याद है? एफ बी बताओ, बी कितना है? तो मुझे एफ ऑफ हाफ की वैल्यू बताओ, कितना आ रहा है सबका, और एफ ए कितना था? तो जीरो पे तो जीरो आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का इक्वेशन कितना आ जाएगा? एफ बी माइनस ऑफ एफ ए। देखना है सबको बोर्ड पे, एफ बी कितना है, माइनस ऑफ एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, दैट मीन्स हाफ माइनस जीरो, हाफ हो गया। यहां पे जो लिखोगे ये इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका, और डेरिवेटिव के बाद रखोगे एक्स को सी। ये करना है आपको, अब करो डेरिवेटिव उस ट्रिपल फंक्शन का डायरेक्टली ले लिया, इसको ऐसे कर लो, दो फंक्शन में तोड़ सकते हैं क्या हम इसको? अरे दोस्त तो बताना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा? अरे येलो नहीं आ रहा है, हाँ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई, हम डेरिवेटिव लें इसका, तो इधर कहीं पे मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देखो, वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यूवी रूल, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रहने दो, कितना आ जाएगा?
ओके, आगे वाले को जरा डिफरेंशिएट करो। ये ऐसे ही हो गया, आगे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस। अब x-2 को वैसे ही रहने दो, और पीछे वाले को डिफरेंशिएट करो, 2x-1। ये आ गया। बट इसमें तो लास्ट में मैं c रखूंगा ही, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा इसको। ये तो खुद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको देखो, 2x into x कितना आ जा रहा है? 2x² माइनस ऑफ 4x। ये वाला वन इससे मल्टीप्लाइड हुआ, माइनस ऑफ x, और फिर +2। लाइक टर्म्स को एक बार जरा कलेक्ट करें। 2x² प्लस x² कितना होता है? अद्भुत। आगे 4 5 6, माइनस ऑफ 6x। आगे +2। ये एफ डेस एक्स आ गया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, एक्स को सी से रिप्लेस कर दो। तो कर दो रिप्लेस। बताओ कितना आ रहा है यहां पे? ये वाली वैल्यू 3c² माइनस ऑफ 6c प्लस, आगे करना पड़ेगा। यार मैथ्स को हम मैथ्स की तरह रखो, इमोशनली जैसा मैं समझा रहा हूं वैसे करो। क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तब एलएमवीटी पढ़ के आइएगा। और फिर सीएमवीटी पढ़ना है। उसके बाद जो क्लास होगी वो है इंटीग्रल कैलकुलस। और वो क्लास इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। आपके मैथ्स के एग्जाम्स, अगर आप मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, एलए को छोड़ दे रहा हूं मैं, एलए सुप्रीत पढ़ाएगा। ठीक है। मैं सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पढ़ाऊंगा, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को। अब मैं बता देता हूँ, एलए हटा दो। तो जब आपके एग्जाम का ट्रेंड जानते हो क्या है? लिमिट, डिफरेंशिएशन, मतलब मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन बेस्ड, और एक और जो बच गया वो ये इंटीग्रल कैलकुलस। यही तीन वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल है अदर देन एलए। इंटीग्रल कैलकुलस में इस बार आया था, लिमिट का क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। एंड ये सब टॉपिक्स में एक ही क्वेश्चन देखा है मैंने अब तक आपके में, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ाया तो इस बार भी पढ़ाऊंगा। और क्या रह गया? लिमिट, मैक्सिमम मिनिमा एंड इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस में कहाँ जाके खत्म किया पता है? डबल इंटीग्रेशन तक। तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसका एप्लीकेशंस डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा आपको। जब हम रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, तब डेंसिटी फंक्शंस में जरूरत पड़ेगा। और वो भी सीएस में नहीं, सीएस में पार्शली इनहेरेंटली उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट डीए में रहेगा। सॉल्व किया? 1 पॉइंट। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं फिर।